नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेल महासेतु और प्रदेश में 3000 करोड़ रुपये की लागत से 12 अन्य रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कृषि सुधार विधेयकों को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं किए जाएंगे। प्रदेश में कोविड-19 से अब तक 1,51,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। ठीक होने वालों की दर लगभग 92% हुई। और उत्तर तथा पूर्वी बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश। पश्चिम चंपारण के गौनाहा में रिकॉर्ड 210 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में आज ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने बिहार के लोगों के लिए यात्री सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु के निर्माण के बाद संपर्क और बिहार की समृद्धि में नया इतिहास रचा गया है। इससे नॉर्थ ईस्ट के साथियों के लिए एक वैकल्पिक रेल मार्ग भी उपलब्ध हो जाए। कोसी और मिथिला क्षेत्र के लिए ये महासेतु सुविधा का साधन तो है ही, ये इस पूरे क्षेत्र में व्यापार, कारोबार, उद्योग, रोजगार को भी बढ़ावा देने वाला है। बिहार के लोग तो इसे भली भांति जानते हैं कि वर्तमान में निर्मली से सरायगढ़ का रेल सफर करीब 300 किलोमीटर का होता है। इसके लिए दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, मानसी, सहरसा ये सारे रास्तों से होते हुए जाना पड़ता। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब बिहार के लोगों को 300 किलोमीटर की ये यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पुल से मिथिला और कोसी क्षेत्र जुड़ गए हैं। इससे लोगों का 86 वर्ष का सपना साकार हुआ है। इस परियोजना को कोविड महामारी के दौरान पूरा किया गया और इसमें प्रवासी मजदूरों ने काम किया। श्री मोदी ने कहा कि बिहार में 90% रेल लाइन का विद्युतीकरण कर दिया गया है। बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। कोसी महासेतु और किऊल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात, रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, नए रोजगार पैदा करने वाले 1 दर्जन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। लगभग 3000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। 1.9 किलोमीटर लंबे कोसी महासेतु के निर्माण पर 5 अरब 16 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस सेतु के बनने से निर्मली और सरायगढ़ के बीच की दूरी मौजूदा 298 किलोमीटर से कम होकर 22 किलोमीटर रह गई है। यह पुल भारत नेपाल सीमा के लिए सामरिक महत्व रखता है। इससे क्षेत्र के लोगों के लिए कोलकाता, दिल्ली और मुंबई आना जाना आसान हो गया है। प्रधानमंत्री ने सहरसा आसनपुर कुपहा खंड पर सुपौल रेलवे स्टेशन से डेमू रेलगाड़ी भी रवाना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई 12 रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इनमें 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण परियोजनाएं, बरौनी में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ तथा बख्तियारपुर के बीच तीसरी लाइन परियोजना शामिल है। 2 नई रेल लाइनें हैं, हाजीपुर घोशवार वैशाली खंड और इस्लामपुर नटेसर खंड तथा बाढ़ बख्तियारपुर के बीच करनौती बख्तियारपुर बाईपास रेल लाइन। रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं में मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी खंड, कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी, समस्तीपुर खगड़िया, भागलपुर शिवनारायणपुर और समस्तीपुर जयनगर खंड शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष कृषि सुधार विधेयक का विरोध करने के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि नए विधेयक किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने के नए अवसर मिलेंगे और इससे उनका लाभ बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इन कानूनों से देश के किसान सशक्त बनेंगे और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा। देश के किसानों के कल्याण की दिशा में, कृषि सुधारों की दिशा में कल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं।
इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ताकतें नए कानूनों के प्रावधानों के बारे में किसानों को गुमराह कर रही हैं। वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी। लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने ये बदलाव कर दिया है, तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए हैं। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का ये एक के बाद एक अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं। लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है। प्रधानमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि इन विधेयकों से किसानों को और ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है। अगर वो कपड़ा बनाता है जहां चाहे बेच सकता है, वो बर्तन बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है, वो जूते बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है। लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था, मजबूर किया गया। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। मधुबनी जिले के जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक आज परीक्षण के तौर पर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। यह मार्ग पिछले 11 वर्षों से बंद था। परीक्षण के बाद जल्द ही नियमित रूप से इस मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। लोकसभा ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 कल ध्वनिमत से पारित कर दिए। एक रिपोर्ट। देश में 86% छोटे किसान हैं जिन्हें अपनी कम मात्रा की उपज को बाजारों में ले जाने और उसका अच्छा मूल्य प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इन विधेयकों के माध्यम से छोटे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा। इन विधेयकों में किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान है। इन विधेयकों से कृषि उपज बाजार समिति AMPC अधिनियम का प्रभाव किसी भी तरह कम नहीं होगा। कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली जारी रहेगी और प्रस्तावित कानूनों से किसानों को अंतर राज्य बाजारों तक पहुंच कायम करने की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। इन विधेयकों के माध्यम से लाइसेंस और स्टॉक सीमा रहित व्यापार की सुविधा दिए जाने से किसानों की उपज खरीदने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। इसके अलावा इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। नए कानून के प्रावधानों के अनुसार यदि किसान अपनी उपज की बिक्री करेंगे तो उन्हें मंडी कर नहीं देना होगा, जो 2% से लेकर 8% तक होता है। इन कृषि सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। यह प्रस्तावित कानून कृषि उपज के बाधा मुक्त व्यापार को सक्षम बनाएगा, साथ ही किसानों को अपनी पसंद के निवेशकों के साथ जुड़ने का मौका भी प्रदान करेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कृषि से जुड़े 2 विधेयक पारित होने का स्वागत करते हुए कहा कि भारत को अपने मेहनतकश किसानों पर गर्व है, जो राष्ट्र की समृद्धि और संपदा सृजन को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये क्रांतिकारी विधेयक कृषि क्षेत्र में बदलाव लाएंगे और किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कराएंगे तथा उनकी अन्य बाधाओं को दूर करने में भी सहायक होंगे। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर लगभग 92% हो गई है। राज्य में अब तक 1,51,400 लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। अभी 13,111 लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 1147 नये मामले सामने आए हैं। अब तक 1,65,371 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं, वहीं 859 लोगों की मौत हुई है। शेखपुरा जिले के वरीय उप समाहर्ता अमित कुमार और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। इसके बाद से समाहरणालय स्थित नजारत शाखा को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इधर रोहतास के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रताप सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमण की पुष्टि के बाद सासाराम न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही 2 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। इस दौरान वर्चुअल माध्यम से ही कार्यवाही होगी। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 78.86% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान एक ही दिन में 87,472 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 41,12,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों की संख्या का केवल 19.52% रह गई है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। 3 पिलर्स है हमारे, हैंड हाइजीन, हाथ घर से साफ करके निकले साबुन से, अपने पर्स में बैग में सैनिटाइजर की बोतल रखें और बीच बीच में सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिना मास्क के कहीं नहीं जाएं और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है, उसको ठीक से लगाना आवश्यक है। अगर लूज मास्क बांधा हुआ है तो फिर उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। और तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग, जहां पे भी भीड़ ज्यादा है वहां पे अवॉइड करें या वेट करें कि भीड़ छन जाए, कुछ लोग निकल जाए उसके बाद। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि इस बार चुनाव में एनडीए के सामने विपक्ष के हौसले पस्त हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन फिर से भारी मतों से विजयी होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वर्चुअल रैली के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इधर राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ भाकपा माले के सीटों के तालमेल को लेकर अड़चन उत्पन्न हो गई है। भाकपा माले और राजद नेताओं के बीच बातचीत का परिणाम विफल रहा है। प्रदेश में मानसून के सक्रिय रहने से उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। पश्चिमी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर रिकॉर्ड भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के गौनाहा में 210 मिलीमीटर बारिश हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारी बारिश के चलते जिले की बरसाती नदियां फिर से उफान पर हैं। पंडई नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण गौनाहा प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। आधा दर्जन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है। अररिया में बारिश के कारण परमान नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। इधर किशनगंज जिले के दीघल बैंक प्रखंड में कनकई नदी में तेज बहाव के कारण एक निर्माणाधीन पुल बह गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इधर औरंगाबाद जिले के रफीगंज और गोह प्रखंड में अलग अलग स्थानों पर वज्रपात की चपेट में आकर 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र में वज्रपात से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के बैरिया स्थित नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का लोकार्पण किया। 25 एकड़ क्षेत्रफल में बने इस नए बस स्टैंड के निर्माण पर 302 करोड़ रुपए की लागत आई है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किए गए इस बस टर्मिनल में शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल, कैफेटेरिया और रेस्ट हाउस जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी होंगी। मुख्यमंत्री ने मीठापुर में नवनिर्मित कृषि भवन का भी उद्घाटन किया। कृषि भवन पर्यावरण अनुकूल तकनीक पर बना है और यहां एक ही छत के नीचे विभाग के सभी कार्यालय होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेल महासेतु और प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए की लागत से 12 अन्य रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कृषि सुधार विधेयकों को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं किए जाएंगे। प्रदेश में कोविड-19 से अब तक 1,51,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। ठीक होने वालों की दर लगभग 92% हुई। और उत्तर तथा पूर्वी बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश। पश्चिम चंपारण के गौनाहा में रिकॉर्ड 210 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।